आज हम बात करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स के अगले डोज पर, जिसका नाम है अर्थ का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसमें हम मार्केट्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले से बताया हुआ है, मार्केट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर हम प्रतिस्पर्धा के आधार पर देखते हैं तो ठीक है। ऐसे में हमारे सामने दो मार्केट उपस्थित होंगे, एक होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और दूसरा होगा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। ठीक है, तो आज हम इन दोनों मार्केट्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम मार्केट की परिभाषा जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है, जो मार्केट होती है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता असंख्य मात्रा में उपस्थित होकर वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, उसे हम मार्केट कहते हैं। समझ रहे हैं? मार्केट का मतलब क्रेता भी बहुत ज़्यादा होने चाहिए, विक्रेता भी बहुत ज़्यादा होने चाहिए, साथ साथ में वस्तुएं भी बहुत सारी होनी चाहिए और उन वस्तुओं को क्रय विक्रय भी होना चाहिए। अगर वहाँ क्रेता हैं विक्रेता नहीं है तब भी मार्केट नहीं है, बाज़ार नहीं है। विक्रेता है लेकिन क्रेता नहीं है तब भी वो बाज़ार नहीं है। दोनों हैं लेकिन बाज़ार में वस्तुएं नहीं हैं तब भी वो बाज़ार नहीं है। अगर वस्तुएं भी हैं लेकिन क्रय विक्रय नहीं हो रहा है तब भी वो बाज़ार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्रेता विक्रेता असंख्य मात्रा में होने चाहिए, साथ ही साथ वस्तुएं भी मार्केट में बहुत सारी होनी चाहिए और उन वस्तुओं का क्रय विक्रय भी होता रहना चाहिए। तभी हम ऐसे स्थान को क्या बोलेंगे? हम ऐसे स्थान को मार्केट बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं मार्केट की। ठीक है, मैंने बता दिया क्रेता और विक्रेता ये सभी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे बाज़ार के बारे में, बाज़ार एक ऐसा स्थान है जहाँ क्रेता तथा विक्रेता असंख्य मात्रा में उपस्थित होकर वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्रेता भी बहुत सारे हों, विक्रेता भी बहुत सारे हों और वस्तुएं भी होनी चाहिए और उसके पश्चात उनका क्रय विक्रय भी होता रहना चाहिए। ऐसे स्थान को हम क्या बोलेंगे? ऐसे स्थान को हम मार्केट बोलेंगे, बाज़ार बोलेंगे। ठीक है, तो बाज़ार एक वह स्थान है जहाँ क्रेता और विक्रेता असंख्य मात्रा में उपस्थित हो करके और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे बाज़ार होते हैं वो अगर हम वर्तमान समय में देखें तो प्रतिस्पर्धाओं के कारण मार्केट का विभाजन हो रहा है। अगर हम प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर मार्केट को विभाजित करेंगे तो मार्केट हमारे सामने दो टाइप्स के होंगे। पहला मार्केट होगा जिसे हम बोलेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार। ठीक है, और जो दूसरा बाज़ार होगा वो होगा हमारा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार। तो बाज़ार कितने टाइप के हो गए? दो टाइप्स के। पहला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार और दूसरा क्या है? दूसरा है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार। अब हम देख लेते हैं दरअसल पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार को। चलिए लिख ही दे रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, और फिर अगला हो जाएगा हमारा इम्परफेक्ट।
पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये दोनों मार्केट्स जो हैं वो वर्तमान समय में संचालित हैं, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार आपको नहीं देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार ज़्यादा मात्रा में यहाँ विद्यमान है। चलिए मैं एक एक करके बारी बारी से दोनों पर चर्चा करूँगा, आपको केवल उसे ध्यान से देखना समझना है और नोट करते जाना है। देखिए कापी पेन लेकर के जब बैठेंगे तब आपको दोगुना ज्ञान प्राप्त होगा और मज़ा भी बेहतर आएगा, क्योंकि पेन से क्या होता है, जो चीज़ें समझ में आती हैं हम लिखते जाते हैं, लेकिन अगर अंत में हम लिखेंगे, बाद में हम लिखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दिमाग से बहुत सारी चीज़ें गुजर चुकी होंगी, निकल चुकी होंगी। ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर अच्छे नंबरों को प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे, आप कापी पेन लेकर ही बैठें और जो आपको समझ में आता जाए वो आप नोट करते जाएँ, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम देखते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, देखिए परफेक्ट कंपटीशन जो होता है ये एक ऐसी बाज़ार की स्थिति है जिसमें जो वस्तुएं होती हैं वो समस्त वस्तुएं एक जैसी होती हैं, समस्त वस्तुओं की कीमत भी एक ही होती है, और तो और खरीदने वाले बेचने वाले दोनों को बाज़ार का पूरा ज्ञान होता है, समझ रहे हैं, जिससे बाज़ार की कीमतें स्थिर रहती हैं, ना तो वो बढ़ती हैं और ना ही वो घटती हैं। साथ ही साथ जितनी भी फर्में होंगी वे सब स्वतंत्र होंगी, उद्योग में स्वतः ही प्रवेश कर सकती हैं और अपने इच्छानुसार बहिर्गमन कर सकती हैं। चलिए देखते हैं, हमारे प्रोफेसर लेफ्टविच जी कहते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुओं को बेच रही होती हैं। अर्थात सब फर्में तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो वस्तुएं कैसी बेच रही हैं, वे सभी के सभी फर्में एक समान वस्तुओं को बेच रही हैं और इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं है कि वह बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके। अर्थात वहाँ पर कोई भी फर्म बाजार की कीमत को नहीं बदल सकती। समझ में आ रही बात? हमने कहा फर्में तो बहुत सारी हैं और वे सभी फर्में एक जैसी वस्तुओं को बेच रही हैं। कैसी? एक जैसी, एक समान वस्तुओं को बेच रही हैं। साथ ही साथ इनमें से किसी भी फर्म की इतनी क्षमता नहीं है कि वो कीमत को प्रभावित कर सके, ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलिए अब हम इनकी विशेषताओं को देखते हैं। इनकी जो विशेषता नंबर 1 है कि जो इनके यहाँ वस्तुएं उत्पादित हो रही होंगी वो समरूप होंगी। ठीक है, ऐसी वस्तु उत्पादन कर रहे होंगे समरूप, अर्थात वस्तु के रंग रूप आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि मार्कर बनाने वाली जो कंपनी है वो अगर इस टाइप का मार्कर बनाती है तो जितने भी मार्कर्स होंगे उनको सभी की सभी जो है लोगों को, सभी फर्मों को ऐसे ही मार्कर प्राप्त होंगे। अर्थात ये ऊपर का कलर आपको ये ब्लैक दिख रहा है तो हर मार्कर में ऊपर का कलर ये जो है वो आपको ब्लैक ही मिलेगा। बीच का हिस्सा ये ब्लैक दिख रहा है तो आपको ब्लैक ही मिलेगा। ये वाइट है, ये वाइट है तो आपको दोनों हिस्से कैसे वाइट। अर्थात इसका हर एक अंग, इसका रोया हर एक वस्तुओं का एक जैसा ही होगा, जरा सा भी कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे? समरूप वस्तुएं। जितनी इंक पहले में बढ़ती है उतनी ही इंक दूसरे में बढ़ती हुई होनी चाहिए। ना तो क्षमता में वृद्धि हो, ना तो रंग रूप आकार किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, तो हम वहाँ कहेंगे कि वो कैसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं? समरूप वस्तुओं का। ध्यान रखेंगे कि जब उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग जो है एक कंपनी होती है और उसमें काम करने वाली फर्में बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो उद्योग कैसी वस्तु बनाएगा? समरूप, और उसके बाद सप्लाई करेगा, फर्में उसको जैसा चाहें उतना बेचें। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे वस्तुएं कैसी होंगी? समरूप। आप उसमें आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, आप उसमें रंग रूप आकार अर्थात किसी भी क्वालिटी, किसी भी चीज़ का परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक। और यदि हम दूसरा नंबर देखेंगे, विशेषता नंबर 2, देखिए ये सब हेडिंग्स हैं, मैं केवल पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ विस्तार से, आप स्वयं ही विस्तृत रूप से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं प्रयास करता हूँ आपको अधिक से अधिक बता सकूँ जिससे आप लिखने की क्षमता आपके अंदर बढ़े। मैंने क्या कहा? मैंने कहा समरूप वस्तुएं, सभी फर्में समरूप वस्तुएं ही उत्पादित हो रही
होंगी और वो उन्हें सप्लाई कर रही होंगी, बेच रही होंगी। ठीक है, वस्तुएं कैसी बनेंगी उद्योग के अंदर? समूह। कौन से बाजार में? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। अब सेकंड नंबर हम देखते हैं समान कीमत। तो ध्यान रखेंगे समान कीमत, कोई भी फर्म होगी अगर एक समान वस्तुएं हैं और उन्हें सप्लाई कर रही है, उन्हें बेच रही है, तो उसकी कीमतें कैसी मिलेंगी? उसे समान मिलेंगी। देखिए कीमत समान होने का एक कारण है, सोचिए बाजार कैसी? पूर्ण प्रतिस्पर्धी है। ठीक है, चलिए समान कीमत को साइड में रखते हैं, पहले एक दो टॉपिक और देखते हैं, उसके बाद अपने आप समान कीमत का उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा वाला जो है हमारा, वो है बाजार का पूर्ण ज्ञान। ठीक, बाजार का पूर्ण ज्ञान है किसे? क्रेता को और विक्रेता को। ठीक है, क्रेता और विक्रेता यहाँ दो हैं, दोनों हैं, बहुत सारे हैं। क्रेता और विक्रेता इन दोनों को बाजार की पूरी स्थितियों का ज्ञान है। सोचिए अगर पूरा ज्ञान है तो अगर उसे पता है ये मार्कर 20 रुपये का है तो क्या इसका 25 रुपया देने को तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिए, हमने कहा जो क्रेता होता है, खरीदने वाला, वो ना तो अधिक कीमत देने को तैयार होगा, विक्रेता पूर्ण ज्ञानी है इसलिए ना तो वो कम कीमत लेने को तैयार होगा। अगर किसी को पता है कि ये वस्तु 20 रुपये की है तो क्या वो 20 रुपये से ज़्यादा देना पसंद करेगा? नहीं। और यदि बेचने वाले को पता है कि ये वस्तु 20 रुपये की है तो क्या वो 20 रुपये से कम लेने को तैयार होगा? नहीं। भाई उसका घाटा है, 20 से कम हमें बेचेगा, उसका घाटा है। अगर ये 20 से ज़्यादा भी अब मैं अगर लेने को राज़ी हो जाए, समझ लो बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि इसके ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता, पूर्ण ज्ञान होता, तो यहाँ क्या होता? यहाँ वो 20 से ज़्यादा पैसा ही ना देता। हमेशा ध्यान रखिए, जब बाजार का पूर्ण ज्ञान होगा क्रेता और विक्रेता तो वो ना तो अधिक कीमत देने को तैयार होगा और ना ही वो अधिक कीमत लेने को तैयार होगा। ऐसी स्थिति में कीमत का क्या होगा? नियंत्रण होगा, कीमत स्थिर रहेगी, ना तो वो बढ़ेगी ना तो वो घटेगी। कंडीशन नंबर 3 थी। कंडीशन नंबर 4 है यहाँ फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, यहाँ फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। फर्मों की संख्या असंख्य होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जब फर्में बहुत सारी होंगी तो एक फर्म वहाँ समुद्र के कतरे के जैसे हो जाएगी। जैसे समुद्र में एक बाल्टी पानी निकालो, कहो कम हो जाएगा, समुद्र जो है सूख जाएगा। क्या वो सूखेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ उस पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर फर्मों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि एक दो फर्में अगर गुस्सा गई, नाराज़ हो गई, चली गई तो उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण अगर एक दो फर्में नाराज़ हो के चली जाती हैं तब भी उस उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता। और कुछ फर्में आ भी जाती हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा आएंगी तब प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जाएंगी तब प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक फर्म कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये हिंदी की कहावत है। चलिए, इसीलिए इन्होंने कहा भी है, देखिए इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वो बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके। भाई फर्म कह रही है कि कीमत को कम करिए, लेकिन उद्योग तैयारी नहीं है, तुम क्या कर पाओगे? कुछ नहीं, क्योंकि तुम कम हो, तुम्हारी संख्या ज़्यादा है लेकिन तुम अकेले क्या हो? कम हो। अगर सभी फर्में कहना स्टार्ट कर दें कि भाई कीमत ये नहीं दूसरी होनी चाहिए, तब कीमत बदलेगी। लेकिन अकेली फर्म अगर चिल्लाती रहे कि कीमत में परिवर्तन होना चाहिए तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, वो कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी। ध्यान रखेंगे, फर्मों की संख्या ज़्यादा है इसीलिए कीमत समान है। कीमत को निर्धारित करने वाला यहाँ कौन है? कीमत को निर्धारित करने वाला यहाँ उद्योग है। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, कीमत निर्धारण उद्योग द्वारा, और जो फर्में होंगी वे कीमत स्वीकारक होंगी। फर्में क्या होंगी? कीमत स्वीकारक।
निर्धारित करने वाला उद्योग है। उद्योग ने जितना रख दिया उस वस्तु की कीमत उतना ही है। मार्केट की कीमत को उद्योग ने निर्धारित कर दिया डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कि इसका प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है, कहाँ संतुलन में है। 20 रुपये में एक विक्रेता बेचने को तैयार है, क्रेता खरीदने को तैयार है। इसका मतलब है कि इसका संतुलन बिंदु अगर 20 रुपये पर है तो 20 रुपये निर्धारित कर दिया। अब जितनी भी फर्में हैं उन सभी को 20 रुपये में ही इसे बेचना पड़ेगा। बेचना है तो बेचिए, नहीं बेचना है तो जाइए, क्योंकि आप जैसे हमारे उद्योग में भरे पड़े हैं। समझ में आ रही बात? कीमत यहाँ समान है। कीमत समान होने का एक ही कारण है क्योंकि यहाँ फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर फर्मों की संख्या ज़्यादा ना होती तो कीमत समान ना होती, और कीमत समान है इसीलिए निर्धारित करना है कौन? उद्योग। उद्योग निर्धारित करेगा और स्वीकार कौन करेगा? फर्म। ध्यान रखिएगा, जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत स्वीकारक होती हैं, आपको टिक करना है फर्मों पर। कीमत निर्धारक होता है, टिक करना है उद्योग पर। ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है उसमें कीमत निर्धारक उद्योग होगा, स्वीकारक कौन होगा? फर्में होंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6। बताइए पॉइंट नंबर 6 में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसमें जितनी भी फर्में होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, फर्में क्या होंगी? स्वतंत्र होंगी, अर्थात वे प्रवेश कर सकती हैं और अगर चाहें तो बहिर्गमन कर सकती हैं। फर्में स्वतंत्र होती हैं, वो अगर चाहती हैं तो आएँ, नहीं चाहती हैं तो वो जाएं। लेकिन ध्यान रखिए, फर्में आ और जा सकती हैं दीर्घकाल की अवस्था में। अल्पकाल में इतना समय ही नहीं होता कि वो आएँ और निकल जाएं। तो फर्में आ सकती हैं और जा सकती हैं, लेकिन किस काल में? दीर्घकाल में। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो फर्में होती हैं, फर्में जब देखेंगे कि सामने वाला उद्योग किसी वस्तु को बना रहा है और बेच रहा है और खूब प्रॉफिट कमा रहा है, खूब धंधा उसका चल रहा है, अब वो क्या चाहती हैं? वो सभी फर्में लालच में आ जाती हैं और कहती हैं कि भाई हम वहाँ जाएंगे, खूब सारा हमें लाभ प्राप्त होगा, और वो उस उद्योग में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जैसे ही प्रवेश करती हैं होता क्या है भाई, वो फर्में आई तो फर्में अपने साथ साथ अपना पैसा, अपने मजदूर, अपने साधन सब लेकर के आई। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ जब सब कुछ डबल हो गया, साधन वगैरह जितने भी थे सब डबल हो गए, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा? उत्पादन बढ़ जाएगा। जैसे उत्पादन बढ़ा तुरंत रेट डाउन हो जाएगा। भाई सप्लाई बढ़ने पर रेट डाउन तो होता है ना, बताइए हाँ कि ना? बिल्कुल होता है। तो जैसे ही यहाँ पर वो फर्में आई, प्रवेश किया और यहाँ पर उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से ही क्या हुआ? रेट डाउन हो गया। जब रेट डाउन हुआ, अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है? जैसे रेट घटेगा मुनाफा घट जाएगा, हो सकता है कंपनी को घाटा होने लगे। भाई बहुत ज़्यादा बना दिया, मार्केट में बहुत ज़्यादा पहुँच गया, रेट घटेगा, मुनाफा घटेगा, घाटे में आ गए हम। जैसे ही घाटा होना स्टार्ट हुआ, जो कंपनियाँ लालच देख के दौड़ी चली आई थी, क्या लगता है रुकेंगे? नहीं। जैसे ही घाटा होना चालू होगा उनको लगेगा कि हमारा तो सिस्टम ही गड़बड़ हो गया, हमने सोचा था जाएंगे कमाएंगे लेकिन कमा नहीं पाए, अब बेकार हो गया सब। तो वो उद्योग को छोड़ करके फिर से बहिर्गमन कर जाएंगी। तो यहाँ फर्म पूरी तरह स्वतंत्र है, वो आ सकती हैं, जा सकती हैं, आती हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से, लेकिन घाटा पाकर वापस लौट जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो फर्में होती हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं, वो आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। चलिए हम अगला देखते हैं, 7 नंबर पॉइंट हमारा, यहाँ विज्ञापन पर खर्च नहीं होता। ठीक, 8 नंबर लिखे दे रहा हूँ। 8 नंबर है इसमें, चलिए विज्ञापन खर्च नहीं होता, मैं इसी को लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इसी में कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो विज्ञापन का जो खर्च होगा, विज्ञापन मतलब होता है प्रचार करना। आप किसी वस्तु का प्रचार क्यों करेंगे? क्योंकि आप कीमत बढ़ा नहीं सकते। जैसे आपको पता होगा कि पहले जो च्यवनप्राश बिकता था उसकी कीमत 50 रुपये से 60 रुपये थी, लेकिन हमारे यहाँ जब से अमिताभ बच्चन जी उसका प्रचार करने लगे तब से उसका रेट क्या हो गया? बढ़ गया। कारण क्या था? वो प्रचार करेंगे, पैसा भी तो लेंगे। अब उन्होंने अगर 8-10 करोड़ रुपए मांग ही लिए तो वो पैसा आपको उसके मूल्य में ही तो बढ़ाना है। वो पैसा उन्होंने मूल्य में बढ़ा दिया, बढ़ गया रेट। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी हम किसी वस्तु का प्रचार करवाते हैं तो प्रचार करने से उसका रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
क्योंकि प्रचार में पैसा लगाएंगे तो पैसा निकालेंगे, निकालने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, विक्रेता से निकालना। ठीक है, विक्रेता से कहिए आप पैसे उनसे लीजिए तो वो पैसा तुरंत उसकी कीमत को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ कीमत बढ़ नहीं सकती, इसलिए कीमत नहीं बढ़ेगी तो आप प्रचार पर खर्च ही क्यों करेंगे? क्योंकि आप समझदार उपभोक्ता हैं, आप एक समझदार उत्पादक हैं, उद्योग हैं, तो आप जो है विज्ञापन के पर पैसा क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि आपको पता है कीमत बढ़ा नहीं सकते, कीमत नहीं बढ़ा सकते तो हम विज्ञापन पर खर्चा ही क्यों करेंगे? हाँ, कीमत बढ़ा सकते होते तो अभी हम भी प्रचार करवाते, किसी से भी, किसी हीरो से या किसी से भी प्रचार करवा लेते। लेकिन यहाँ प्रचार कराने से हमारा कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि कीमत को हम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए यहाँ हम कोई भी प्रकार का विज्ञापन पर खर्च भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक समझदार व्यक्ति हैं। ध्यान रखना है आपको, विज्ञापन पर खर्च यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही बात? एकदम क्लियर है कि आपको विज्ञापन पर खर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, मार्केट में जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा खरीदते वक्त अगर उसका ब्रांड दूसरा है तो वो सस्ता मिलता है, लेकिन जैसे ही उस पर एक लेबल लगा होता है किसी भी ब्रांड का, जैसे सियाराम्स, जैसे उस पर लिख जाएगा सियाराम्स, वो कपड़ा तुरंत क्या हो जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा। या फिर और बहुत सारी कंपनीज हैं, जूता खरीदने लोगों उस पर जैसे ही रेड चीफ का लेबल लगता है तुरंत वो जूता महंगा हो जाता है, जैसे ही वुडलैंड का लेबल लगता है तुरंत वो जूता महंगा हो जाता है, केवल लेबल लगने के कारण। एक लेबल लग गया कंपनी का और वो महंगा हो गया। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई लेबल नहीं लगा सकते, किसी भी प्रकार का कोई प्रचार करने के लिए उस पर लिख नहीं सकते। अगर आपने लिखा है और लेबल लगा के उसका रेट बढ़ाया है तो वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार से आप बाहर हो जाएंगे। कीमत नहीं बढ़ा सकते, प्रचार पर खर्च तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? और देखिए यहाँ पर जो परिवहन की लागतें होती हैं, परिवहन की लागतें नहीं होती, अर्थात परिवहन की लागत भी यहाँ पर नहीं लगाई जाती है। क्योंकि परिवहन, भाई हम अगर यहाँ से वस्तु बनाए फिर हमने परिवहन से इसको यहाँ से जम्मू कश्मीर भेज दिया तो खर्चा नहीं लगेगा? खर्चा लगेगा। और हम रेट भी तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, रेट तो स्थिर रहेगा। अगर कीमत स्थिर है तो हम परिवहन लागत क्यों लगाएंगे? अर्थात यहाँ परिवहन की लागतें भी नहीं लगाई जाती हैं। ठीक है, परिवहन की लागतें बिल्कुल भी नहीं लगाई जाती। समझ में आ रही बात? तो आप समझ गए होंगे। आप देखिए फिर से रिवाइज देखते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार एक ऐसी बाजार की स्थिति है जहाँ पर फर्में तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वे किसी भी कीमत का निर्धारण नहीं करती, वे कीमत को स्वीकार करती हैं। वस्तुओं को उत्पादित करने वाला उद्योग है, इसलिए निर्धारक कौन होता है? कीमत का निर्धारक एक उद्योग। हाँ, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलन की स्थिति ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर एक उत्पादनकर्ता उत्पादन में ना तो वृद्धि करना चाहता है और ना तो कमी करना चाहता है। उत्पादन में वृद्धि करना भी उसके लिए हानिकारक है और कमी करना भी उसके लिए हानिकारक है, ऐसा कहने वाले हमारे प्रोफेसर हेंसन थे। उन्होंने बताया कि उत्पादन में वृद्धि करना और कमी करना जब हानिकारक हो जाए तो समझ लेते हैं कि एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में है। क्योंकि वृद्धि करेगा तो कीमत घटेगी, जिससे उसे लाभ जो प्राप्त हो रहा है वो कम हो जाएंगे, और यदि कमी करता है, ठीक है, अगर वो कमी करता है उत्पादन में तो मांग बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, जिसके कारण कमी करने से उसको जो इधर का लाभ प्राप्त हो रहा था वो भी उसका कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस होती हैं और ये संतुलन कीमत के कारण से ही होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में संतुलन की स्थिति एक ऐसी जगह पर होती है जहां पर उत्पादन में वृद्धि करना और कमी करना एक उत्पादक के लिए लाभकारी नहीं है। ठीक है, देखिए जो एमआर वक्र और एमसी वक्र नीचे से काटता है वो अलग का कॉन्सेप्ट है। अभी जब हम उत्पादन प्रक्रिया पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब हम वो चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए पहले हम ये ऊपरी भाग देख लेते हैं।
ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या होती है? एक फर्म की रेवेन्यू, बहुत जगह पर ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है, जैसे इंटरमीडिएट मॉडल पेपर सन 2016 में पूछा गया था, और बीए में ये लगातार पूछे जाते हैं। रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू वैसे सभी को पता है कि एमआर और एआर ये 2 टाइप्स की हैं, लेकिन यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ रेवेन्यू मेन चीज़ होता है, रेवेन्यू की डिफिनीसन। और रेवेन्यू है क्या? तो हम देखते हैं, रेवेन्यू हम कहते हैं किसी फर्म की प्राप्तियों को, आय को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक फर्म की आय को देखें तो वो आय क्या है? आय हम उसे कहते हैं जब वो वस्तुओं एवं सेवाओं को मार्केट में बेचती है, उसके बदले में जो वो पैसा प्राप्त करती है। एक फर्म यहाँ वस्तुओं की सप्लाई कर रही है, इसलिए उन वस्तुओं के बदले में उसे क्या प्राप्त होगा? उसे प्राप्त होगा आय, इनकम। अगर उसे इनकम जनरेट हो रही है, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये डिफिनीशन मैंने लिख रखी है, या किसी भी फर्म द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचकर प्राप्त संपूर्ण धन है। अर्थात एक फर्म जब वस्तुओं को मार्केट में बेचती है, उससे जो पैसा प्राप्त होता है वही उसकी कहलाती है रेवेन्यू, अर्थात आय। इस आय में उसका जुड़ा हुआ होता है प्रॉफिट और कॉस्ट, यानी कि लागत और लाभ इसी रेवेन्यू में जुड़े हुए होते हैं। उस वस्तु को बनाने में जितनी भी लागत लगी है और उस लागत के साथ उसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तभी तो मार्केट में बेच रहा है, उसमें प्रॉफिट जोड़ के ही मार्केट में बेची जाती है वस्तु। तो ध्यान हमें ये रखना है कि एक रेवेन्यू में कास्ट और प्रॉफिट दोनों जुड़ी हुई होती है। अगर हमें प्रॉफिट देखना है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, तो अपनी आय में से अपनी ही लागत को हम घटा देते हैं। जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है कि वस्तु को बेचकर कितना लाभ कमाया गया। लाभ की गणना करने के लिए रेवेन्यू में से हमें कास्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब कीमत के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो वस्तु की कीमत होती है वो मांग और पूर्ति के बीच के संतुलन बिंदु को देखते हुए निर्धारित की जाती है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि ये जो कीमत है ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अपरिवर्तित रहेगी। अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो हम लिखेंगे वस्तु के मूल्य को मुद्रा अर्थात कीमत में परिवर्तन ही कीमत कहलाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का मूल्य है, अगर हम उसको मुद्रा में कन्वर्ट कर दें कि वह वस्तु इतने रुपए की है, तो वही उसकी क्या बन जाएगी? उसी की कीमत कहलाएगी। यहाँ कीमत अपरिवर्तित है इसलिए, और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि वस्तु की कीमत को P द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, रही बात कुल संप्राप्ति की। कुल संप्राप्ति का मतलब होता है कुल आय। अगर समान वस्तुएं हैं, एक जैसी कीमत है, तो उनसे प्राप्त होने वाली आय जो होगी वो मल्टीप्लाई करके हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर, अभी मैंने एग्जांपल बताया कि ये मार्कर जो है, जितने भी मार्कर हैं वो सारे एक जैसे हैं और इनकी कीमतें भी उतनी ही है जितनी कि एक मार्कर की है। इस मार्कर की जितनी कीमत है, सभी मार्करों की एक जैसी कीमत। अगर ये 20 रुपये का है तो 5 मार्कर 100 रुपये के हो जाते हैं। लेकिन हमने निकाला कैसे? 20 गुणे 5 बराबर 100। अगर 10 मार्कर हैं तो इसकी कीमत हो जाएगी टोटल कीमत के। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो है ये जो हमारे यूनिट्स होते हैं, ये सभी यूनिट्स एक इकाई से ले करके मैंने आगे तक लिख दिया है, और जो कीमत होती है वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अगर कीमत अपरिवर्तित रहेगी तो MR भी हमारा अपरिवर्तित रहेगा
और ए आर भी हमारा अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यदि कीमत बराबर होती है तो हर एक वस्तु से मिलने वाली जो आय होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। 20 रुपये की वस्तु है तो 20 रुपये ही हर एक वस्तु से प्राप्त होंगे, 10 रुपये की है तो हर एक वस्तु से 10 रुपये ही प्राप्त होंगे। देखिए ठीक है ना। इन वक्रों को जरा एक बार देख लें। कीमत क्या है, अपरिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अगर हम देखें एम आर भी हमारा क्या है, एम आर भी हमारा अपरिवर्तित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम ए आर को देखते हैं तो ए आर भी हमारा क्या है, अपरिवर्तित है। बस टी आर में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि टी आर हर एक इकाई से मिलने वाली जो आय है वो प्रदर्शित कर रहा है, जो कि टोटल के रूप में यहाँ निवेशित है। अब हम देखते हैं अपना वक्र। पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो बाजार होती है उसमें P बराबर ए आर बराबर एम आर होता है, अर्थात ए आर और एम आर का वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट जो भी होगी उसमें हमारा ये जो ए आर और एम आर वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लें। ए आर तथा एम आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होगा, क्योंकि कीमत अपरिवर्तित है, क्योंकि कीमत स्थिर है, अपरिवर्तित। जब भी कीमत स्थिर या अपरिवर्तित रहती है तो हमारा ए आर और एम आर क्या होता है, एक्स अक्ष के बराबर होता है, कीमत हमारी नहीं बदलती। अब देखिए, यदि आपकी कीमत नहीं बदलती, ऐसी स्थिति में आपका ये जो ए आर और एम आर है वो अपरिवर्तित है, साथ साथ में टी आर क्या होगा बताइए। टी आर जो होगा हमारा, वो टी आर हमारा बाएं से दाएं ऊपर की ओर सीधी ढाल वाला होगा। ठीक है, इसका ढाल क्या होगा दोस्तों, इसका ढाल होगा धनात्मक। कैसा होगा ढाल, इसका ढाल होगा धनात्मक, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, बाएं से दाएं ऊपर की ओर धनात्मक ढाल वाला होगा। क्यों, क्योंकि यह, और वो भी एकदम सीधा होगा। सीधा इसलिए है क्योंकि हर एक वस्तु से मिलने वाली आय उसकी क्या है, बराबर है। हर एक वस्तु से उसे 10 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सीधी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये टी आर वक्र 0 से इसलिए आता है क्योंकि पहली इकाई से मिलने वाली जो उसकी जो है आय है, सीमांत संप्राप्ति है, वो कहाँ से मिल रही है, पहली इकाई से प्राप्त हो रही है, इसलिए इसका उद्गम बिंदु कहाँ है, 0 है। तो ध्यान रहेगा, ढाल क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र में कुल आय तथा कुल लागत को बताया गया है। इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर उत्पादन तथा वाई अक्ष पर कुल लागत तथा कुल आय को दर्शाया गया। ये कुल आय वाली वक्र है। बाएं से दाएं अभी मैंने बताया धनात्मक प्रवणता वाली ढाल पर सीधा होता है। इसके बीच लगभग 45 अंश का कोण होता है। ये जब सीधा जाता है और इसकी जो कुल लागत वक्र होती है वो इसे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, एक बिंदु है बी। ये जो बिंदु है ये सबसे ज़्यादा गहराई वाला बिंदु है सी। ठीक है, यहाँ इसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। जहाँ अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है वहीं से अगर हम इसे सीधा कर दें तो हमें संतुलन कीमत प्राप्त हो जाती है। ये जो कीमत प्राप्त होगी कैसी होगी, संतुलन होगी, यानी संतुलन कीमत प्राप्ति होगी और इधर संतुलन मात्रा, अर्थात इतना उत्पादन करेगी और इतना लाभ वो इतनी आय प्राप्त करेगी और बीच में लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 2 बिंदु हैं यहाँ, टी आर बराबर टी सी है क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये भी प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ भी आपका टी आर बराबर टी सी है। ठीक है, चलिए पॉइंट देख लीजिए। टी आर तथा टी सी का प्रतिच्छेद बिंदु ए और बी है, आपको पता है, अभी मैंने बताया। कोई भी फर्म ए से पहले तथा बी के बाद उत्पादन करती है तो उसे हानि होगी, अर्थात अगर कोई इधर उत्पादन करता है तो हानि होगा और इसके उस पार उत्पादन करता है तब भी उसे क्या प्राप्त होगा, उसे हानि ही प्राप्त होगी। और ए और बी के बीच, यानी यहाँ पर आपको, यहाँ अगर कहीं भी आप उत्पादन करेंगे इस जगह पर तो ये आपको क्या पहुँचाएगा, ये आपको लाभ पहुँचाएगा। इसके बीच कहीं भी उत्पादन करिए लाभ ही मिलेगा आपको।
ए और बी पर टी आर तथा टी सी बराबर है, बिल्कुल है। ए और बी पर आपका टी आर और टी सी क्या है, बराबर है। एम सी वह की स्थिति है जहाँ पर अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। ये वाली स्थिति सबसे गहराई वाली स्थिति है, इसलिए यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अतः फर्म द्वारा ओ क्यू मात्रा का उत्पादन होगा। ठीक है, कौन सी मात्रा का, ओ क्यू मात्रा का उत्पादन प्राप्त होगा और संतुलन कीमत क्या होगी, संतुलन की कीमत होगी पी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये संतुलन की स्थितियाँ हैं। यहाँ लागत और आय दोनों को एकदम साफ दर्शाया गया है। ठीक है, नोट करिए इसे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे एक फर्म के संतुलन की स्थिति कहाँ होगी, एक फर्म के संतुलन की स्थिति वहाँ होगी जहाँ एम सी बराबर एम आर हो। ठीक है, यहाँ एम सी बराबर आपको क्या दिख रहा है, एम सी बराबर एम आर है, यहाँ भी है। तो यहाँ दो स्थितियाँ हैं, दो जगह एम सी बराबर एम आर है, बिंदु ए और बी दोनों पर। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे अपना नियम, हमारा नियम कहता है कि एम सी बराबर एम आर होना चाहिए, साथ साथ में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काट रहा हो। यहाँ एम सी वक्र एम आर वक्र को यहाँ ऊपर से काट रहा है, लेकिन यहाँ नीचे से काट रहा है। चाहे नीचे से काटे या फिर एम सी वक्र अगली इकाई पर बढ़ता हुआ हो, अर्थात एम सी वक्र जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हो। यहाँ क्या, यहाँ नीचे की तरफ गिर रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यानी एम सी वक्र एम आर वक्र को ऊपर से काटे तो संतुलन नहीं, नीचे से काटे तो संतुलन, या फिर एम सी जो है अगली इकाई पर क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर संतुलन की स्थिति है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म का संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर एम सी बराबर एम आर हो तथा एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काट रहा हो, तब वहाँ पर संतुलन की स्थिति होगी। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कल हम चर्चा करेंगे अल्पकाल में संतुलन तथा दीर्घकाल में संतुलन। इन दोनों संतुलन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि अल्पकाल की कंडीशन दूसरी होती है और दीर्घकाल की अलग। जैसे कि आपको पता होगा कि अल्पकाल में दो लागतें होती हैं, स्थिर और परिवर्ती। उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इस जो है परिवर्ती लागतों को बढ़ाया जाता है, लेकिन जब परिवर्ती लागतें स्थिर लागत की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं तो उत्पादन बढ़ने के बजाय घटना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर संतुलन सब कुछ डिपेंड करता है पूर्ति पर। ठीक है, तो कल के सेशन में जब हम कल आएंगे नया वीडियो लेकर के, तो हम अल्पकाल में संतुलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा दीर्घकाल के संतुलन के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उन्हें पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, अगर आपको उपयोगिता यानी यूटिलिटी गणनावाचक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण को विस्तार पूर्वक सरल शब्दों में समझना है तो आप वहां जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको परिवर्ती अनुपात का नियम कठिन लग रहा है, आप उसको समझना चाहते हैं, तो उसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर के और उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।